जय हिंद। मैं सुनील यादव। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मध्य प्रदेश के उन विद्यार्थियों के लिए जो कि हायर एजुकेशन के लिए लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। एमपी सेट एग्जाम, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए जाने वाली राज्य सेवा पात्रता परीक्षा, उसके बारे में नोटिफिकेशन कुछ आया है। उसको जानना बहुत जरूरी है। और इसके आने का मतलब यह भी है, एक अगला संकेत यह भी है कि इसके ठीक बाद में जो अगली वैकेंसी आने वाली है वह है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। इस बात को समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम कहलाता है। 2017 में लास्ट टाइम ये आया हुआ था, उसके पश्चात में अब ये आया हुआ है। 2017 के ही पहले काफी लंबे समय से ये डिले था, बताते हैं कि 92 समथिंग के आसपास, 95 समथिंग कुछ के आसपास आया था। उसके पश्चात में फिर ये 17 में आया था। 2017 से 2022 एंडिंग पर अब ये आपको दोबारा देखने को मिल रहा है 2023 में इसका एग्जाम होने वाला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम कहलाता है उन विद्यार्थियों के लिए जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उसमें जाना चाहते हैं। उनके लिए ये दो एग्जाम बहुत ही कंपलसरी होते हैं। या तो यूजीसी के द्वारा आयोजित की जाने वाली नेट परीक्षा को क्वालिफाई किए हों, और या फिर मध्य प्रदेश राज्य सेवा के अंतर्गत जो आने वाली है राज्य पात्रता परीक्षा, इसे क्वालिफाई किए हों। ये दोनों ही होना कंपलसरी है, हालांकि दोनों एक साथ होना नहीं है, दोनों में से कोई एक, या फिर इसके अलावा पीएचडी वाला एक क्राइटेरिया होता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये सबसे पहले आई है और उसके पश्चात में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का फॉर्म भरना है तो इस एग्जाम का क्वालिफाई किया जाना बहुत जरूरी होता है उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उन्हें ही फॉर्म भरने मिलेगा, अन्य किसी को फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर विविध पहलुओं पर स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में आपको बता दें। तो सबसे पहले अपन देख लें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। एग्जाम कैलेंडर 2023 पहले ही दिया जा चुका है, उस पर भी अभी बात करेंगे, वो दिखा देंगे आपको। और उनमें से एक और ये परीक्षा अब आपके सामने आई हुई है। एक और ये भी है कि हाँ, कोविड वगैरह भी है, पर उस पर भी देखेंगे कैसा क्या है। तो अभी जो सबसे पहले सामने आपके है, 0 ईयर ना घोषित हो आयोग के लिए, ये यही वजह है कि आपके सामने एक खास नया नोटिफिकेशन, एक नई विज्ञप्ति यहाँ पर आ चुकी है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 22 दिसंबर 2022 को ये आपको दिया गया है। साफ साफ इसमें कहा गया है कि जो अगली सेट परीक्षा है आयोजित की जाने वाली है उसके बारे में जो सिलेबस है तथा अन्य जानकारियां हैं, बिल्कुल जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर यह आने वाली है, जो कि दर्शाता है कि अब सेट का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो इसका यह है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था क्या कैसा था, सिलेबस वगैरह क्या था, उन सभी चीजों पर हम यहाँ विधिवत बात करने वाले हैं। कैलेंडर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर दिया गया था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं, इनमें से ही एक है आपकी राज्य पात्रता परीक्षा, जिसके बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसकी एग्जाम डेट आपको दी हुई है 9 अप्रैल। संभवतः हो जाए 9 अप्रैल को, और हो सकता है थोड़ी सा डिले भी हो, परंतु ये जरूर है कि हाँ, अब ये एग्जाम आपके सामने है। तो यहाँ पर ये वाली डेट आपको दी गई है। और भी अन्य परीक्षाएं हैं, उनके बारे में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट जाते हैं मुद्दे की बात, एमपी सेट एग्जाम 2018। सबसे पहली पहली बात, किस चीज के लिए आवश्यक होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर एपी का फॉर्म यदि भरना है तो उसके लिए कंपलसरी क्या होता है? सेट का क्वालिफाई होना मध्य प्रदेश में होता है। जो विद्यार्थी नेट है उनको सेट क्वालिफाई करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी नेट जेआरएफ है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिनका नेट जेआरएफ नहीं और प्राय उसका कट ऑफ बहुत हायर ही जाता रहा है, टफ होता है एग्जाम, सीट्स वगैरह कम होती हैं। राज्य के विद्यार्थी मध्य प्रदेश के प्राय प्रेफर किसको करते हैं? सेट। तो ये अपने आप में एक बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी कहलाती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरना है यदि आपको, जो कि आने ही वाला है, इसके ठीक बाद में आएगा। क्या एग्जाम क्वालिफाई किया होना जरूरी होता है? सेट का एग्जाम। सबसे पहले कि कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं, कौन विद्यार्थी? पिछले बार जो था 2018 का जो क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। 2022 का एग्जैक्टली नया कुछ भी नहीं आया है।
सिवाय इस बात के कि बस इसका सिलेबस इत्यादि वगैरह इन्फॉर्मेशन अपलोड की जानी है। 2018 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जिनका पीजी था, मास्टर डिग्री थी, वे विद्यार्थी भर सकते थे, प्लस जिनका फाइनल ईयर था, यानी फाइनल ईयर रनिंग में है, वे विद्यार्थी भी इसके फॉर्म को भर सकते थे। तो इसका मतलब यह है, इस साल भी ये जो होने वाला है, इसमें शायद यही रहेगा, जिनका फाइनल ईयर है वे भी भर पाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज का जो सेमेस्टर सिस्टम रहा है अभी तक, दिसंबर एंडिंग कहलाता है। प्रीवियस ईयर क्वालिफाई कर गए, अगला आपका लग जाने वाला फाइनल ईयर का, वे विद्यार्थी भर पाने वाले हैं। तो एक पॉइंट इसका ये होने वाला है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एज एज लिमिट, इसको लेकर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एज लिमिट ऐसी नहीं होती है कि निश्चित या फिक्स की जाए। अभी मान लीजिए कई लोगों के साथ में भी है कि बोले सर हमारा तो 45 एज क्रॉस हो गया है इत्यादि वगैरह है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा जारी की गई थी कि कोविड के कारण सभी विद्यार्थियों को 3 वर्ष का एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, प्रत्येक परीक्षा में एक बार के लिए ही दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है, यदि जनरल वे में 45 एज भी होती है तो 3 साल बढ़कर वह एज कितनी हो जाएगी, 48। वैसे एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जितना मुझे पता है या मुझे लगता है। तो एज वाली बात को लेकर टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि कौन विद्यार्थी जिनका भी पीजी या तो कंप्लीट हो चुका है या फाइनल ईयर चल रहा है, वे विद्यार्थी इसका फॉर्म भर पाएंगे। और 3 साल वाली बात जो आपसे कही गई है, उसका तो लाभ मिलना ही है, ये अपने आप में एक बहुत खास पॉइंट बनाता है इसको, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हों। सेट परीक्षा 2018 में जो हुई थी, उसका पैटर्न क्या था, इसमें 2 पेपर थे यदि आप देखें तो, ठीक, पेपर 1 एंड पेपर 2 करके थे साहब। ठीक, पेपर 1 जो था वो सभी के लिए कंपलसरी था, और उस पेपर 1 का जो सिलेबस था वो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। इसका सिलेबस का जो लिंक है पीडीएफ वगैरह का, वह भी आपको दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर आपको वह मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां स्पेशली सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है, यह भी आपको अभी एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, आप उसको स्कैन कर लीजिएगा, आपको ये प्राप्त हो जाने वाली है। ठीक, एंडिंग में आपको ये मिलेगा। तो जो इस एग्जाम का पैटर्न था, कितने पेपर, टोटल 2 पेपर। पेपर 1 उसका सिलेबस यह है, सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, कुल 10 यूनिट थी पेपर 1 में। पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हो, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में है, उसका पेपर अलग होने वाला है। ठीक, तो ऐसे 2 पेपर होंगे। कौन कौन से पेपर्स के लिए दिया गया था, एलिजिबल किया गया था, वो अभी हम उस पर भी बात करेंगे। प्रायः 19 सब्जेक्ट थे, कई सब्जेक्ट मैच भी नहीं हो पा रहे थे अनेक विद्यार्थियों के, खासकर कंप्यूटर साइंस वगैरह को लेकर के, ठीक, मेडिकल साइंस वगैरह को लेकर के, तो उसमें दिक्कत हुई थी। एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा सब्जेक्ट को लेकर के, 2017-18 का था वो पैटर्न। आयोग ने जो अपनी विज्ञप्ति कही है, उसमें ये कहा गया है कि नया पैटर्न, नया सिलेबस, उस पर हम विचार करेंगे और उसके अनुरूप वहां पर आपको देने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन अपने आप में कह जाती है, ये जो अद्यतन पाठ्यक्रम वाली बात कही ना, नया पाठ्यक्रम, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है ये। पता नहीं क्या क्या इसमें नई चीजें आएंगी, विशेषकर मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान वगैरह भी शायद जोड़ा जाए, और भी हो सकता कोई ऐसे विषय जोड़ दिए जाए, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। ठीक, ये जो अभी आपको बताया जा रहा है, ये पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, नए वाले में हो सकता है थोड़ी बहुत 19-20 का चेंज हो, बट मोटे तौर पर वो यही रहेगा। प्लस पिछले बार 19 सब्जेक्ट वालों को एलिजिबिलिटी दी गई थी फॉर्म भरने के लिए, हो सकता है इस बार सब्जेक्टों की संख्या बढ़ा दी जाए। ये कितनी क्या संख्या बढ़ेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले कैसे क्या एलिजिबल होने वाले हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको डिटेल नोटिफिकेशन में मिलेगी। अभी फिलहाल में हम इस पर बात करते हैं, इसको जानने समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात यह भी बताना चाहेंगे, सेट एग्जाम के लिए प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आपको बैच मिलेगा हमारे पास में। ठीक,
पेपर 1 भी, उसके लिए भी बैच मिलेगा आपको, यदि कोई केवल पेपर 1 का करना चाहता है। यदि कोई पेपर 2 का करना चाहता है तो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के आपको बैच मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री का बैच मिलेगा, इतिहास का बैच मिल जाएगा, सोशियोलॉजी का बैच मिलेगा आपको, हिंदी साहित्य का बैच मिल जाएगा। ठीक, तो इनके लिए बैच बनेंगे और वह आपको अवेलेबल होने वाले हैं। बहुत जल्दी उसके बारे में भी सूचना आपको दे दी जाएगी। ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि आपको इसका बैच मिलेगा, दैट इज हिस्ट्री। ऑप्शनल जिनका भी है उसका तो 100% है, उसका बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। और पेपर 1 तो है ही, ना केवल बैच बल्कि इनके जो नोट्स हैं, हार्ड कॉपी नोट्स, वह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स की अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खासकर क्वालिटेटिव नोट्स। मार्केट में बहुत गाइडें आती हैं एग्जाम के ठीक पहले, जिन पे कवर पेज पर लिखा होता है ये पटवारी के लिए है, ये एसआई के लिए है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, बट उनमें से मैक्सिमम काम की नहीं होती हैं। जो अनुभवी विद्यार्थी वो इस बात को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्वालिटेटिव कंटेंट नहीं मिल पाता है विद्यार्थियों को, जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है। वो कंटेंट प्लस वो नोट्स, ऐसा सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्लस वह बैच हम प्रोवाइड करने का आपको प्रयास करेंगे। और अभी भी इसके पहले भी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, ठीक, उसके लिए भी प्रोवाइड किया था। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी चल ही रहा है, उसका बैच, उसका नोट्स वगैरह सभी को प्रोवाइड किए हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने पढ़े वे सभी पूर्णतः संतुष्ट हैं, बोलते सर बेस्ट है, मजा आ गया। इसी तरह एमपीपीएससी मेंस के नोट्स हो, चाहे मेंस का बैच हो, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच हो जो आने ही वाला है, जिसका नोटिफिकेशन वो भी मेरे ख्याल से 31 दिसंबर के पहले आपको मिल जाएगा। इनके भी बैच प्लस नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं तो बस यही कहता हूँ विद्यार्थियों के, साहब जुड़े रहो, आप हमसे जुड़े रहोगे, आपको नित नई जानकारियां, पढ़ने के तौर तरीके, कंटेंट्स, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से बिहेव करना है, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ये सारी चीजों को गुणवत्तापरक तरीके से प्रदान की जाती हैं। तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, लगातार जुड़े रहो, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा पद आप इसके लिए उठाएंगे। ठीक, तो नोट्स एंड बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर 1 में क्या क्या है सिलेबस में, तो एक वो देखा अपन ने, टीचिंग एप्टीट्यूड। सेकंड वन इज रिसर्च एप्टीट्यूड, अपने आप में बहुत ही टफ होता है ये। ठीक, ये दिया हुआ है, रिसर्च स्टेप्स ऑफ रिसर्च इज मेथड्स ऑफ रिसर्च, ये सब चीजें हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये तो फिर भी आसान है। ये शुरुआत के ये जो यूनिट है, चाहे यूनिट नंबर 1 हो, यूनिट नंबर 2 हो, ये केवल वही विद्यार्थी जानते हैं जिन्होंने कभी को नेट की परीक्षा वगैरह दी हो या वर्ग 1 वगैरह, संविदा वगैरह के एग्जाम दी, वो जानते हैं काफी टफ इसमें क्वेश्चन पेपर आता है। और इसको पढ़ाने वाले जो होते हैं प्राय वही हो सकते हैं जो पीएचडी स्कॉलर रहे हों पूर्व में, जिन्होंने बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया हो। मैं स्वयं रहा हूँ, ठीक, और मैं जेआरएफ हूँ 2 बार हिस्ट्री सब्जेक्ट से। हिंदी साहित्य भी मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो यही वजह है कि मैं आपको वह चीज गुणवत्तापरक तरीके से प्रदान कर सकता हूं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बाकी आगे आपके ऊपर की बात है कि आप लोगों को कितना का विश्वास है, नहीं है। खैर, ये बहुत ही टफ होते हैं, अपने आप में इसको बनाना एक चुनौती होता है। निश्चित रूप से पूरा का पूरा पेपर अपन बना लेंगे। पढ़ लोगे आप एक बार, जो तौर तरीके हम बताएंगे वैसे समझ लोगे ना, बहुत आराम से बना लेने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करके दिया हुआ है आपको, सिंपल पैसेज आएगा। ठीक, कम्युनिकेशन करके दिया है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स, बैरियर, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये भी चीजों को अपडेट किया जाएगा, खासकर कोविड के संदर्भ में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इत्यादि वगैरह के संदर्भ में। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। रीजनिंग, जिन विद्यार्थियों का खासकर मानविकी वाले सब्जेक्ट होते हैं उनका मैथ्स और रीजनिंग वगैरह थोड़ी सा कमजोर होता है, पर बिल्कुल टेंशन ना लें, आप हमसे जुड़ेंगे, सब कुछ सिखा देंगे कि एग्जाम में उसको क्वालिफाई करने के लिए किस प्रकार की मैथ्स रीजनिंग अपनी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है कि साहब एक एक चीज हमको बिल्कुल विधिवत आती हो, पीएचडी कर ले हम मैथमेटिक्स से, उतने की जरूरत नहीं होती है। सामान्य गणित आती है, सामान्य रीजनिंग ही आती है, और उन सभी को बनाने की एक खास टेक्निक होती है। ट्रेडिशनल पद्धति से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और उससे बनाने का प्रयास करते हैं, प्राय उनका पेपर छूटता है। वैसे नहीं बनाया जाता एग्जामिनेशन हॉल में, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, उन सभी की एक खास टेक्निक होती है, किस टाइप से उसको बनाया जाए।
उसके लिए जरूरी नहीं उन टेक्निक्स को, उन तौर तरीकों को सीखने के लिए कि आपका पूर्व में मैथ्स वगैरह का बैकग्राउंड रहा ही हो। एक सही ट्रेनिंग, एक सही मार्गदर्शन में निश्चित रूप से आप उसको बना सकते हैं। और डेफिनेटली आपको मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों ही चीजों में जबरदस्त कमांड आ जाने वाली है। 10 क्वेश्चन आने वाले तो 10 में से 9 बन जाएंगे, वो तौर तरीके में सिखा दूंगा आपको। क्लियर बात है? चलिए, तो ये है इसका सिलेबस पेपर 1 का। आगे दिया हुआ लॉजिकल रीजनिंग के बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल रीजनिंग में वैसे आप देखें तो क्या क्या दिया है, मूलभूत समझ से संबंधित कुछ बातें दी हुई हैं वहां पर, ठीक। वर्बल, नॉन वर्बल, इस प्रकार की रीजनिंग आती है, लॉजिकल डायग्राम्स वगैरह आते हैं, वेन डायग्राम्स वगैरह आते हैं, ठीक। एनालिटिकल रीजनिंग भी आपको वहां पर आने वाली है। ये सब चीजें विधिवत तौर तरीके से पढ़ाई जाएंगी। डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं मैथ्स का ही पार्ट होता है। कुछ खास प्रकार का आपको डेटा दिया जाता है, उसके संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। इन पर डिटेल में बात करेंगे बात के किसी वीडियो में। नेक्स्ट यूनिट क्या दिया आपको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आईसीटी। ये सेक्शन दिए होंगे आपको वहां पर, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सारी चीजों से संबंधित पॉइंट दिए होंगे। पर्यावरण, पर्यावरण को पहले भी नए तरीके से जोड़ा गया था, इस बार भी यह रहेगा ही रहेगा, इसमें चेंज आने की संभावना मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत ही बेसिक सी ये चीजें होती हैं, कुछ मूलभूत बातों की जानकारी हमको होना चाहिए, कुछ खास कंटेंट पढ़ लीजिए जो हम प्रोवाइड करेंगे, सफिशिएंट रहेगा साथी। हायर एजुकेशन सिस्टम ये भी अपने आप में एक लेंदी होता है कहीं ना कहीं, यूजीसी नेट में भी यही होता है, इसमें भी यही है। अभी इसी से संबंधित पूरा का पूरा नोट्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों को हमने प्रोवाइड किया। पढ़ के काफी विद्यार्थियों को अच्छा लगा। पहले बेचारे काफी परेशान हो रहे थे, सर गुणवत्तापूर्ण कंटेंट हमको मिल नहीं पा रहा, फिर ये प्रोवाइड किया उनको, और उसको पढ़ करके वो सभी संतुष्ट हैं। सेम वही चीज आपको यहाँ पर दी गई है। ये जरूर कि यहाँ 5 लाइनों 6 लाइनों में आपको दे दी गई है, वहां पर उनके में थोड़ी सा ज्यादा डिस्क्राइब किया गया। तो ये सेक्शन आपको रहेगा। ये कौन सा सेक्शन है, पेपर 1 का सेक्शन है। ध्यान देने वाली बात है, पेपर 1 में 50 प्रश्न हल करने के लिए होते हैं। आते तो हालांकि पुराने पैटर्न में यह है कि 60 आते थे, 60 में तो कोई 50 हल करने थे। जबकि पेपर 2 के बारे में हम बात करें तो वहां पर 100 क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक। और इन दोनों से ही मेरिट लिस्ट बनती है, इस बात को याद रख लीजिए। तो ये पेपर 1 का भी आपने सिलेबस देखा हुआ है, ठीक। ये 2018 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, प्राय यही रहेगा, थोड़ी बहुत चेंज के साथ में नया वाला आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये लिंक आपको दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ पर हम चर्चा यहां करने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटजीज, मिलिट्री साइंस वाला सेक्शन, फिलोसफी, लाइफ साइंस, होम साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लॉ, म्यूजिक, सोशोलॉजी, उर्दू, फिजिकल साइंस, ये पिछले बार में सब्जेक्ट थे जिन पर विद्यार्थियों को पेपर देने का अवसर मिला था। क्या कैसा था इनका सिलेबस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया जाएगा उससे देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। ये था पिछले बार का कट ऑफ।
एमपी सेट परीक्षा 2017। सब्जेक्ट दिए हैं आपको, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अनरिजर्व के बारे में यदि हम बात करें, यहां पर लाइफ साइंस 63%, पॉलिटिकल साइंस 65, केमिकल 63, सोशियोलॉजी 70, हिंदी 69, फिजिकल साइंस 64, कॉमर्स 65, ज्योग्राफी 70.86, मैथमेटिक्स 66, इंग्लिश 69, लॉ 72, इकोनॉमिक्स 68, होम साइंस 64, हिस्ट्री 70.86, उर्दू 76, क्योंकि विद्यार्थी प्रायः कम, पेपर इजी, डिफेंस एंड 75, फिलोसफी 72, म्यूजिक 67। यदि आप देखें तो ये सभी लगभग 70 की लिस्ट है, 70% के आसपास में ही है, मैक्सिमम का ही है। खासकर जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं उनमें 70 ही था। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री देखें आप 70-71, ज्योग्राफी देखें 70-71 के आसपास में है, सोशियोलॉजी 70 क्रॉस ही कर गया, ठीक 70-71 ही कह सकते हैं आप इस चीज को। कुछ सब्जेक्ट बस ऐसे थे स्पेसिफिक जिनका काफी हायर गया। ये अनरिजर्व के बारे में बात करी, ये आपको ओबीसी का दिया है, एससी कैटेगरी का दिया है, एसटी का। ये इसका आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप चाहें तो डाउनलोड करके वहां देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम अगली जो चर्चा करेंगे वो है आपका कि साहब स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस, उस पर भी बात करेंगे। कई एग्जाम्स अभी होने हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम होना है, इसके लिए भी बैच पूरे के पूरे रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग देखने का सेक्शन, प्लस इसके नोट्स उपलब्ध हैं। अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग का मतलब यह कि आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें, जितने बजे, जितने बार उस रिलेवेंट टॉपिक से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। पूरा का पूरा पेड बैच है। नोट्स भी आपको उसका मिलेगा, पार्ट ए का भी मिलेगा, पार्ट बी का मिलेगा, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। और पढ़ाया ही इस तरह से गया है कि बायलिंगुअल अवेलेबल है। सारे के सारे टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। क्या कैसा करना है उसमें कुछ नहीं है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए अपना नाम, अपनी सिटी के बारे में लिख करके, और उसमें ये जानकारी लिख दीजिए कि हाँ आपको इसके विषय में जानकारी चाहिए है, बैच ज्वाइन करना है। आगे की पूरी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी कि ऐप आपको कहाँ से मिलेगा हमारा, उसका लिंक हम कैसे क्या प्रोवाइड करेंगे, फीस वगैरह कैसे क्या पे करनी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हम वहां पर दे देंगे। तो उसमें संपर्क कर लीजिएगा। ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम है, यह भी होना है। 28 मई की इसकी डेट है, बट जून जाने वाला है ये एक और नई बीमारी है, इसको झेलना भी है। जानबूझ के इसलिए यहां पर दिया गया है कोविड और उसका म्यूटेशन, इसके बारे में भी खबरें आने लगी हैं। परंतु समझने वाली बात है कि ये आएगा, जैसा भी हो, एग्जैक्टली क्या होने वाला किसी को सही जानकारी बिल्कुल नहीं है। सभी केवल अपना अपना अनुमान व्यक्त कर सकते हैं और कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। ये होगा तो भी एग्जाम होना है साहब, इसकी वेव्स नहीं आएगी तो भी एग्जाम होना ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है साहब। पिछले बार तो कोविड की सेकेंड थर्ड वेव तक में एग्जाम हुए थे। 2023 में चुनाव भी है, दबाव भी है विद्यार्थियों का, निश्चित रूप से एग्जाम होना है। तो इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा जो कई विद्यार्थी सोचते बोले हाँ अब तो टल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टलेगा भी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है, या 2 महीने टल जाएगा बस। परंतु एग्जाम होना है, ये बात तय है। और एक आध 2 महीने कोई मायने रखते इसकी पूरी की तैयारी में। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत लेंथी सिलेबस है साहब, सेट परीक्षा का विशालकाय सिलेबस है। और उसको तैयार करना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल पर, जहां पर आपको बाकी सभी विद्यार्थियों से अधिक नंबर लाना है, एक चुनौती होती है अपने आप में। पटवारी परीक्षा इसका भी बैच
हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। मॉर्निंग टाइम में है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल हैं। काफी अच्छी फीस में काफी अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल है। कम फीस नहीं कह रहे हैं, कम में तो बहुत जगह उपलब्ध है, परंतु कितना काम का है वो अनुभवी विद्यार्थी जानते हैं साहब जी। क्योंकि आजकल ये एक बहुत बड़ा चलने लगा है, कम रखो बाकी लोगों के कंपैरेटिवली और बच्चों को बस घुमाते रहो। मुख्य परीक्षा का भी अभी चल ही रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, एमपीपीएससी मेन 2019 का। सुप्रीम कोर्ट ने 74% के लिए 14% के लिए कह ही दिया है। बहुत जल्दी वो भी अभी क्लियर हो जाने वाला है, उस पर बाद में अगले वीडियोस वगैरह पर हम बात करेंगे। पहले भी खबरें आती रही इस विषय को लेकर के, ये एक खबर थी। ये है 2018 में जो हिस्ट्री ऑप्शनल था जिनका, उनका सिलेबस साहब। ठीक, सभी लिंक आपको दिए गए हैं। पेपर 2, पहले 2 एंड 3 हुआ करते थे, परंतु बाद में उसको 2 कर दिया गया है ना, आगे भी यही रहेगा। पेपर 2 ये दिया हुआ आपको सिलेबस, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से कोई ऐसा सेक्शन नहीं है एंशियंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का, जो कि छोड़ा गया हो। ठीक, कॉन्सेप्ट्स भी अलग से दिए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, चाहे दस्तूर दिया हो, चाहे मनसब हो, चाहे देशमुख हो, चाहे नाडू हो, परगना हो। ठीक, अलतमगा के बारे में दिया हुआ है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में सोर्सेज दिए हैं आपको, आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस इत्यादि, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, वैदिक पीरियड, ठीक, पीरियड ऑफ महाजनपद काल, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन, मौर्योत्तर काल, प्रारंभिक जो समाज थे उनके बारे में, गुप्त वंश, मिडिवल हिस्ट्री, सेम उसके सोर्सेज वगैरह, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, दिल्ली सल्तनत, मुगल, प्लस उस काल की अन्य उसके खासकर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स वगैरह आगे के, सूफीज, भक्ति। ठीक, सोसाइटी के बारे में उसका क्लासिफिकेशन दिया है, रूरल सोसाइटीज, पोजीशन ऑफ वुमेन बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने आप में, सांस्कृतिक जीवन, कल्चरल लाइफ, देन फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सेम सोर्सेज एंड हिस्टोग्राफी अपने आप में एक लेंथी सेक्शन, ब्रिटिश पावर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड क्राउन, इकोनॉमिक हिस्ट्री स्पेशली ये यूनिट ही उसमें ऐड की गई है, आर्थिक इतिहास, भारतीय समाज का उस समय ट्रांजिशन में होना, संक्रमण कालीन तत्कालीन 18वीं 19वीं शताब्दी का भारतीय समाज क्या क्या परिवर्तन आए उनसे संबंधित टॉपिक, नेशनल मूवमेंट 1857 तथा उसके बाद से देखिए सारी घटनाएं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आपको वहां पर दिया हुआ है, यानी 1964 तक का। इस बार हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए, 2020 कर दे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यहां पर ही खत्म नहीं होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट, आइडिया, टर्म्स। और वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा नहीं कोई गिने चुने टॉपिक दिए हैं, एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न तीनों ही दिए हुए हैं आपको। ये अपने आप पे एक टफ सेक्शन होता है, प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आपको वहां पर दिया हुआ है।
क्लियर? पेपर थर्ड इसको ऐड करके 2 ही कर देने वाले हैं। सेम ये टॉपिक वहां पर ऐड हो जाने वाले हैं। पिछले बार हालांकि अलग था स्वरूप। तो ये आपको चीजें दी हुई हैं। इन सभी का पीडीएफ मिलेगा। खैर, महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर आते हैं। वो ये है कि इसका बैच आपको अभी से मिलेगा हमारे पास में। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न वगैरह होंगे वो आप पूछ सकते हैं। उनके आपको उत्तर दिए जाएंगे। संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रायः मेरा सजेशन है कि व्हाट्सएप करें अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपना क्वेश्चन या जो भी चीजें हैं ना, वो ज्यादा आसान होता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये जो है एक बहुत ही खास वैकेंसी है अपने आप में, जो कि अभी आपके सामने आने वाली है। ये खुद अपने आप में कोई वैकेंसी नहीं है, परंतु इससे आपके लिए आगे के रास्ते खुलेंगे हायर एजुकेशन में। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए वो अपने आप में एक बेस्ट एग्जाम कहलाता साहब। पिछली बार भी ये हुआ था, सेट का पहले आया, उसके ठीक बाद में एपी का एग्जाम यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था। उसमें आप एक बार एडमिट हो गए साहब, अपने आप में श्रेष्ठ है वो। काफी अच्छा उसका पे स्केल होता है, वेतन भत्ते सेवा शर्तें बहुत ही खास कहलाती हैं, शासकीय छुट्टियां हैं। ठीक, और आप देखें तो वही उनको ग्रेड पे मिलने वाला है जो डिप्टी कलेक्टर को, डीएसपी को होता है साहब। वनडे एग्जाम में आपको इतना अच्छा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है। यदि आप इसके एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत आ रहे हैं, मेरा सजेशन है कि निश्चित रूप से ना केवल इसका फॉर्म भरना चाहिए बल्कि विधिवत तैयारी भी करना चाहिए। क्योंकि फॉर्म तो हर कोई भर सकता है, फॉर्म भरना तो उद्देश्य या लक्ष्य होता नहीं है, बल्कि लक्ष्य क्या है? फाइनल सिलेक्शन लेना। उसके लिए लगेगी मेहनत, उसके लिए लगेगी विधिवत तैयारी, उसके लिए चाहिए विधिवत मार्गदर्शन, अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन आपको चाहिए। उसके लिए चाहिए अच्छे से अच्छे नोट्स, जो कि कम से कम स्पेसेज में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिल जाए। वो हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करने वाले हैं। तो इसके लिए आप बिना देर करे संपर्क कर लें। और भी बाकी जो बैचेस वगैरह बताए हैं, चाहे पटवारी का हो, चाहे एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस वगैरह का हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हो, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मिलकर चलेंगे, मिलकर साथ में मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा परिणाम होने वाला है। पिछली बार भी अपने यहाँ के अनेक विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सेलेक्ट हुए थे। इसके पहले भी सेट परीक्षा को क्वालिफाई किए थे तथा उसके बाद में भी यूजीसी नेट परीक्षा जो होती है, जिसका बैच प्राय मिलता नहीं है विद्यार्थियों को, वो बैच हमारे पास में मिल जाता है। और अनेक विद्यार्थियों ने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया। हालांकि कम ही सब्जेक्ट मिल पाते रहे, हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिंदी लिटरेचर वगैरह ही। ठीक, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ, समय का थोड़ी सा अभाव होता है। पेपर वन मैं ही पढ़ाता हूँ, समय का अभाव होता है, पर फिर भी अपना बेस्ट देने का प्रयास हम करेंगे यहाँ पर, और एक अच्छी से अच्छी टीम आपको प्रोवाइड करेंगे। तैयार हो जाइए, इसके लिए कमर कस लीजिए, किसी भी हाल में इसको छोड़ना नहीं है। जो भी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहा, बिल्कुल मिस नहीं करना। मेरा सजेशन ये है, वनडे एग्जाम में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयरेस्ट मिलती है, क्योंकि इसके बाद की अगली जो सीढ़ी है वो क्या है? एपी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। गलती से भी मिस नहीं करना। और एक और बात, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि 2000 के आसपास पद स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से आधे इस साल भरे जाएंगे और आधे अगले साल या नेक्स्ट नोटिफिकेशन में भरे जाएंगे। इसका मतलब है कि दो दो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आपको देने मिलेंगे। तैयार हो जाइए, इस बार भी यह काम आ जाएगा। सेट एक बार आप क्वालिफाई हो गए, इस बार की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का भी फॉर्म भर पाएंगे, आगे भी जो आएंगे उनके लिए भी भर पाएंगे। जो पहले से क्वालिफाई है सेट परीक्षा या नेट परीक्षा, मेरे ख्याल से कोई बाउंडेशन नहीं आएगी। हालांकि 2 वर्ष का होता है, प्राय कई जगह पर ऐसा नियम देखा गया, बोले साहब 2 वर्ष के लिए मान्य होगा। परंतु जिस प्रकार से स्वरूप रहा है, आगे भी उनको मान्यता रहेगी। पर फिर भी देखिए अब कैसा क्या नोटिफिकेशन आता है, कैसे रूल्स वगैरह आते हैं, वो उस पर निर्भर करने वाला है। ठीक, तो निश्चित रूप से अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि जिनका पहले से क्वालिफाई है तो 100% उनके लिए रहेगा ही रहेगा।
बहुत बदलाव आते रहे साथ ही। खासकर पिछले 1-2 सालों में आप देखें सिलेबस इत्यादि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बहुत बदलाव आए हैं। पटवारी परीक्षा में आप देखें, विद्यार्थियों ने पढ़-पढ़ के परेशान हो गए, पंचायती राज हटा दिया सिलेबस में से, उठा कर के नया क्या ऐड कर दिया मैनेजमेंट। आपके ही पेपर 1 में मैनेजमेंट ऐड कर दे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि वह आयोग का काम है। उनको क्या रखना है सिलेबस में, क्या नहीं रखना है, क्या हटाना है, ये उनका काम है। हमारा काम ये है कि जो हमको सिलेबस दिया गया है, एग्ज़ाम के अनुरूप उसको तैयार करना, उससे संबंधित क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना, वो अपने हाथ का काम है। सिलेबस तय करना अपने हाथ का नहीं है, ठीक? रूल्स वगैरह तय करना अपने हाथ में नहीं है, इस बात को समझिएगा। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपका इंतज़ार कर रही है, मौका बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। जो जितना देर से कदम उठाएगा, वो उतने नुकसान में रहने वाला है। मेरा सजेशन ये है कि आप अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। अच्छा हाँ, यह जो बैच रहेगा हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहने वाला है। हाइब्रिड क्लास होती है, लाइव क्लासेस होती है, ऑफलाइन भी बच्चे बैठते हैं और ऑनलाइन भी बच्चे अटेंड कर रहे होते हैं। प्लस रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है उसकी हर दिन की आपको। अर्थात कोई क्लास मिस हो जाती है आपकी या आप अटेंड नहीं कर सकते, ऑफिस टाइम है इत्यादि वगैरह है, आप रात में देखिए। जब आपको देखना है, जितने बार देखना है, हर दिन की आपको रिकॉर्डिंग उसमें मिल जाएगी। तो ये ज़बरदस्त फैसिलिटी होती है। एक और फैसिलिटी होती है कि यदि आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, चलती क्लास में कोई बात समझ में नहीं आई, आप तुरंत बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐप में ये फीचर हमारे उपलब्ध होता है। आप जो कुछ भी बोलते हैं, मैं भी सुन पाता हूँ, अन्य विद्यार्थी भी सुन पाते हैं और जो भी आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूँगा, वो तो विद्यार्थी सुनते ही सुनते हैं। तो बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में भी कि लगता है कि सर लाइव क्लास में हम बैठे हुए हैं, फिज़िकली क्लास अटेंड कर रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अपने पास में जो सेटअप है। ठीक? सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, चाहे बैच हो, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग्स हो, चाहे नोट्स हो। बस प्रतिबद्ध हो जाइए, कमर कस लीजिए, तैयारी करिए लग के। बहुत ही जल्दी आपके सामने ये होने वाला है। 9 अप्रैल की डेट दी गई है, ज़्यादा समय नहीं है। 2-2 पेपर तैयार करने हैं, ऑप्शनल भी तैयार करना और पेपर 1 भी। पेपर 1 को अनेक विद्यार्थी बड़े हल्के में लेते हैं। बोले हाँ, वो तो ऐसा ही है, वो तो यूँ ही तैयार कर लेंगे। कभी ये गलती मत करना। चाहे सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, दोनों ही पेपर आपके स्कोरिंग होने चाहिए। मैं 2 बार जेआरएफ हूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ साहब। दोनों ही स्कोरिंग जिनके होते हैं, वही सेलेक्ट होते हैं, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाती है। ठीक? मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सीरीज़ के। थैंक यू। जय हिंद।